So in the previous lecture, we studied what are the assumptions or we can make to convert a BJT configuration for AC analysis. उसमें हमने ये चार जो है वो observations या assumptions की थी. Number one, setting all DC sources to zero and replacing them by short circuit equivalent. तो ये आपके पास ये देखें, इस सर्किट को आपने AC एनालिसिस के लिए यूज़ करना है, तो उसमें हमने कुछ चेंजेस हमने करनी है कि जितने भी DC वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको ग्राउंड कर देना है, उनका वोल्टेज इक्वल टू ज़ीरो कर देना है. कैपेसिटर्स को आपने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है. बिकॉज जब DC एनालिसिस कर रहे थे तो इनको ओपन किया था, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ DC सप्लाई इज़ ज़ीरो, तो इम्पिडेंस जो है वो इन्फिनिट हो जाती है, इसलिए इनको ओपन कर दिया था. जबकि AC एनालिसिस के केस में ये जो इनकी रिएक्टेंस होगी या इम्पिडेंस आप कह सकते हैं कैपेसिटर्स की, वो बड़ी कम होगी, इसलिए इनको शॉर्ट सर्किट के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं. तो जब ये C3 कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये एमिटर रेजिस्टेंस जो है ये बाईपास हो जाएगी. ये दो अजम्पशंस हो गई. रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स बाईपास बाय शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट्स इंट्रोड्यूस बाय स्टेप्स 1 एंड 2. तो ये देखें, इसको कैपेसिटर को शॉर्ट किया था तो ये रेजिस्टेंस जो है ये बाईपास हो गई थी, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. एमिटर रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, सप्लाईज सारी ग्राउंड हो गई हैं. ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, इधर ये कैपेसिटर था वो भी शॉर्ट हो गया. एंड व्हाट वाज द फोर्थ assumption? Redraw the network in a more convenient and logical form. तो ये वो more convenient और logical form है. ये जो रेजिस्टेंस है R1 या R2 के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, एंड पॉइंट्स इनके सेम है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. ये RC जो है ये इधर आ जाएगी आउटपुट साइड पे. और फिर आपको पता है कि बेस और ग्राउंड के बिटवीन जो इम्पिडेंस होती है उसे इनपुट इम्पिडेंस कहते हैं, और कलेक्टर और ग्राउंड के बिटवीन जो होती है उसे आउटपुट इम्पिडेंस कहते हैं. और ये आप आउटपुट टर्मिनल से देख रहे होते हैं, ये आप इनपुट टर्मिनल से देख रहे होते हैं. RS जो है वो सोर्स जो आपने स्मॉल सिग्नल अप्लाई करना है जिस सोर्स से, उसकी अपनी इम्पिडेंस है और रेजिस्टेंस है RS. तो अब हमने क्या करना था कि इस मॉडल डेवलप करना था BJT का, जो इन तीन टर्मिनल पे आपने इस BJT की बजाय उस मॉडल को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे. वो भी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. तो असल में ये पूरा नेटवर्क जो है ये 2 टर्मिनल नेटवर्क है. इनपुट भी 2 टर्मिनल के बिटवीन है, ये बेस और ग्राउंड पे आउटपुट जो है वो भी 2 टर्मिनल के बिटवीन है, कलेक्टर और ग्राउंड. तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है, इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस, और ये दरमियान में सारा सिस्टम है, सेंटर से ये ग्राउंडेड है सिस्टम जो है. तो ये हमने कन्वेंशन रखी हुई है. करंट्स जो है हमेशा एंटर होते हैं सिस्टम में, और इम्पिडेंसेस आप इस तरह इनटू द टर्मिनल्स आप देख रहे होते हैं. जब आप इनपुट इम्पिडेंस देख रहे होंगे तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, आउटपुट इम्पिडेंस दे रहे होंगे तो आप इन टर्मिनल से देख रहे होंगे, और वोल्टेजेस की पोलैरिटी भी आप देख लें. और ये सर्किट इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस जो है वो RI है और आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो R0 है. और ये करंट इस तरह इनपुट में एंटर होगा, इनपुट इम्पिडेंस में, और आउटपुट इम्पिडेंस में इस तरह एंटर होगा. लेकिन अगर करंट जो है वो एक्चुअली आउट ऑफ दिस, ये तो इनटू द सिस्टम है, आउट ऑफ द सिस्टम फ्लो कर रहा होगा तो I0 के साथ आप माइनस लगा दें. ठीक है. और इसी तरह अगर वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो करस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी तो आउटपुट के साथ भी आप माइनस कर देंगे. जैसे लेट से यहाँ पे प्लस माइनस है लेकिन वहाँ पे माइनस प्लस आ जाता है, तो आउटपुट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा. तो ये सर्किट फिर जो है वो कन्वीनियंट सर्किट बन गया. R1 इन पैरेलल विद R2 हो गया, और ये जो स्मॉल सिग्नल सोर्स जहाँ से आपने स्मॉल सिग्नल AC मिली वोल्ट में अप्लाई करना है, और फिर वो वोल्ट्स में एम्पलीफाई होके मिल जाएगा. और ये RC यहाँ पे आउटपुट साइड पे आ गई. ये करंट
देखें इनटू द सिस्टम है, या आउटपुट करंट भी इनटू द सिस्टम है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ द सिस्टम हो तो करंट के साथ माइनस आ जाए। मॉडल में फिर हमने देखा कि बेस टू बीटर यूजली एक डायोड की तरह ही जंक्शन लगा होता है, तो एक डायोड से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हैं। हमें बेस टू बीटर वोल्टेज का पता है, और आई ई का अगर पता है तो वी बी ई ओवर आई ई, ये आपके पास बन जाएगा आर ई। ठीक है, ये देखें बेस टू बीटर वोल्टेज डिवाइड बाई आर आई ई करें तो आर ई आ जाएगा आपके पास। और सिमिलरली ये जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट का बीटा टाइम्स होता है, तो कलेक्टर साइड को आप एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमने इस तरह किया। तो अब हमने इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करनी है, वो जाहिर बात है वी, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी बी ही वी इनपुट वोल्टेज है, और इनपुट करंट आई बी है, तो वी बी ई ओवर आई बी आपने कर दिया। लेकिन आपको पता है कि वी बी ई किसके इक्वल है, आई ई इंटू आर ई। आर ई के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही वी बी है, तो वी बी ई की जगह आप आई ई आर ई रख सकते हैं, आई ई की जगह आप आई सी प्लस आई बी रख सकते हैं, और आई बी की जगह फिर बीटा आई बी रख सकते हैं। तो ये सारा ये रिलेशनशिप बन जाता है। तो अब आप वी बी ई की जगह ये चीज़ रख देंगे, और अगर वन को इग्नोर करें तो बीटा आई बी ओवर आर ई और आई बी से कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इनपुट आपकी ये आ जाएगी, इनपुट इम्पिडेंस ये आ जाएगी। ये देखें डायोड की रेजिस्टेंस से निकाली हुई है 26 मिली वोल्ट ओवर आई डी। डायोड की रेजिस्टेंस डिटरमिन आपने इस फार्मूले से करा। डायोड की रेजिस्टेंस, ये वाली जो रेजिस्टेंस डायोड की आर ई जो है, तो फिर जो आपका कॉमन मीटर के केस में मॉडल बन जाता है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन का, ये बन जाता है, ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। तो आई बी जो है वो किस आई बी को जो इम्पिडेंस नज़र आ रही होगी इनपुट साइड पे, वो बीटा आर ई होगी। और इसी तरह कलेक्टर करंट किसके इक्वल है, बीटा आई बी के, तो उसको हमने करंट कंट्रोल करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिए, और मीटर को ग्राउंड कर दिया क्योंकि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर नॉट भी पैरेलल में लगी होती है, जिसे हम आउटपुट इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो भी अगर लगी हो तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट कैलकुलेशन में आप उसे पैरेलल रेजिस्टेंस के तौर पे इंसर्ट कर दें। तो अगर आपसे पूछे कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर जो इम्पीडेंस है वैसे कितनी है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो डेटा शीट पे भी गिवन होती है। यूजली यहाँ एक कंसेप्ट है जिसे हम अर्ली वोल्टेजेस कहते हैं। ये देखें, ये कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी करेक्टरिस्टिक आउटपुट, ठीक है, मुख्तलिफ बेस करंट्स के ऊपर। तो अगर इनको आप एक्स्ट्रा प्लॉट करें बैकवर्ड्स, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है टेंजेंट लेके, ठीक है, तो एक पॉइंट पे आके ये मिल जाती हैं। ठीक है, इसको हम अर्ली वोल्टेज कहते हैं। अर्ली एक साइंटिस्ट था, उसने ये कंसेप्ट दिया था। असल में हमने फाइंड करना आर नॉट, आउटपुट इम्पीडेंस, और वो फिर किसके इक्वल है से हम इस पॉइंट पे ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, तो वो हम ये पूरी रेक्टेंगल अज्यूम कर लेंगे, ये सारी की सारी। इसमें ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर जो है जाहिर बात है वो रेशो किसके इक्वल होगी, बाई ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि ये बेस जो है वो वोल्टेजेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेजेस थे वो अर्ली वोल्टेज थे ओरिजिन से लेके, और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट से जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वी सी ई क्यू है। वहाँ पे जो वोल्टेज है वो ऑपरेटिंग पॉइंट के इलेक्ट्रिक टू मीटर वोल्टेजेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वी सी ई क्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक वी ए है, अर्ली वोल्टेजेस हैं। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये जो आपकी ये इतनी बड़ी राइट ट्रायंगल बनी थी उसकी जो बेस है वो वी ए प्लस वी सी ई क्यू होगी, और वो जो उसका परपेंडिकुलर है वो आई सी क्यू होगा। जाहिर बात है यहाँ से परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉप करें तो जो करंट आएगा वो आई सी क्यू होगा। तो वोल्टेज और करंट की रेशो वो आपको आउटपुट इम्पीडेंस दे देगी।
तो किसी भी फिर करेक्टरिस्टिक करंट पे, किसी खास बेस करंट पे अगर आपने आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करनी है तो आप उस जो आपका क्यू पॉइंट होगा वहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर और स्लोप फाइंड करेंगे वहाँ पर। उस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे, वो स्लोप का इन्वर्स जो होगा वो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होगा। ये सारा वही कंसेप्ट। तो अगर आउटपुट इम्पीडेंस भी आप अपने मॉडल में इंसर्ट कर दें तो आउटपुट साइड पे इस तरह आ जाएगी। अब कॉमन बेस में आपको पता है क्या होता है, बेस कॉमन होगी तो ये बेस को कॉमन कर दिए, इनपुट आप एमिटर साइड पे लेते हैं, आउटपुट उसी तरह आप कलेक्टर साइड पे लेते हैं। तो ये मॉडल जो है उसका भी इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे डायोड आ जाएगा, जारी बात है। ये मीटर बेस जंक्शन जो है वो एक डायोड से आप रिप्लेस करते हैं हर दफ़ा। तो ये तो मीटर करंट है, मीटर करंट और कलेक्टर करंट का फिर क्या रिलेशनशिप आपस में होता है, तकरीबन इक्वल ही होते हैं। अल्फा आई ई आप कर देंगे, अल्फा की वैल्यू नियर टू 1 होती है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है अगर आपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कर दी। बाकी सारा कुछ ये भी टू टर्मिनल्स नेटवर्क है। ये इनपुट करंट है, इनपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट करंट है, आउटपुट इम्पीडेंस है। इसमें देखें आप, जो कन्वेंशन है आउटपुट करंट की इनटू द सिस्टम है, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट करंट है आईसी वो आउट ऑफ द सिस्टम है, तो हम करंट के साथ माइनस साइन लगा दें। अल्फा जो है यूजली आईसी और आईई इक्वल होते हैं, तो लेकिन अगर अल्फा गिवन हो तो वो 0.99 से ले 995 से लेके 0.998 तक होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मॉडल आप इसका ये फिर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आर ई आएगी, डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी वो आर ई होगी, वो 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई होगी, जो उसका जनरल फार्मूला है। आप पूछें कि यहाँ बीटा आ रही क्यों नहीं, इसलिए बीटा आ रही नहीं कि ये बेस करंट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा करंट है आपके पास, मीटर करंट है, इसलिए सिंपल जो है वो आर ई आ रहा है आपके पास। मीटर करंट जो है वो आर ई रजिस्टर में से फ्लो करता है, बेस करंट आर ई में से फ्लो नहीं करता, वो बीटा आर ई में से फ्लो करता है। उसी तरह इसकी भी स्लोप का जो इन्वर इस इनकी करेक्टरिस्टिक इस कॉन्फ़िगरेशन की भी जो होगी, उसकी भी जो स्लोप होगी हर करेक्टरिस्टिक की, उसका इन्वर्स लेंगे तो वो आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस ये वाली आ जाए। अब हम जो है प्रॉपर जो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है उनको स्टडी करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही सबको? यस सर, आ रही है। यस सर। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन मीटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप डीसी चैप्टर 4 में करते हैं ना, इसमें भी यही है। फिक्स्ड बायस के लिए आपको पता है ये जो मीटर रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होती है, मीटर जो डायरेक्टली ग्राउंडेड होता है, इसीलिए इसे फिक्स्ड बायस कहते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन सेम वही जो आप 4th चैप्टर में पढ़ के हैं। ये वीसीसी लगी हुई है यहाँ पे। तो जब इस सर्किट को एज ए डीसी एनालिसिस जब इसका करना होता था आपने, जैसे आप चैप्टर 4 में किया था, तो आप इनको ओपन कर देते थे यहाँ पे और ये सर्किट इस तरह बन जाता था। वीसीसी को आरबी के साथ भी कनेक्ट कर देते थे, वीसीसी को आरसी के साथ भी कनेक्ट आप कर देते थे, और फिर एक इनपुट लूप की इक्वेशन लिखते थे, एक आउटपुट लूप की इक्वेशन लिखते थे। सबसे पहले आप बेस करंट फाइंड करते थे और फिर आई सी क्यू और वी सी ई क्यू पॉइंट आप निकाल लेते थे। ये था डीसी एनालिसिस। तो जब भी आपने एसी एनालिसिस करना है तो सर्किट में सबसे पहले कैपेसिटर्स को शॉर्ट करना है और वीसीसी को ग्राउंड करना है। वीसीसी को जब ग्राउंड करेंगे तो आरबी जो है वो इस तरह नीचे आ जाएगी, जिस तरह ये है। ग्राउंड जो होगी ना, आरबी क्या होगी, ग्राउंड होगी, क्योंकि वीसीसी को आपने जीरो कर दिया। जीरो करने का मतलब है इसके वोल्टेजेस को ग्राउंड कर दिया बैटरी, और आरसी इसी तरह आउटपुट साइड पे आ गई आपके पास। ये क्लियर है ये चीज, ये सर्किट कैसे बना? यस सर। क्लियर है ये नहीं है?
क्लियर है। एनीवन एल्स? यस सर। तो ये आपने यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना होता है, वीसीसी को ग्राउंड करना है और कैपेसिटर को क्या करना होता है, शॉर्ट करना है। ये देखें कैपेसिटर जो यहाँ पे था वो शॉर्ट हो गया, आरबी ग्राउंड हुई है तो उसको नीचे आप ले आए हैं इस तरह, ग्राउंड के साथ ग्राउंड वाली साइड पे ले आए हैं आरबी का दूसरा टर्मिनल। इसी तरह आरसी का टर्मिनल भी आप इस तरह इस रजिस्टर को ऐसे नीचे ले आए आउटपुट साइड की तरफ, और ये फिर इनपुट वोल्टेज आप यहाँ पे दे रहे हैं बेस पे और आउटपुट वोल्टेज आप कलेक्टर से ले रहे हैं। तो ये आई है, ये क्या है, इनपुट करंट, और बेस और ग्राउंड के बिटवीन जो इम्पीडेंस नज़र आ रही होगी वो जेड इन होगी। सिमिलरली कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान जो इम्पीडेंस नज़र आ रही होगी वो जेड नॉट होगी, और आई नॉट बाई कन्वेंशन इनटू द सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो जब आप ग्राउंड कर देंगे इसे तो ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ एक करंट फ्लो करेगा, वो आपका आउटपुट करंट होगा ना। ये देखें, ये ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ ही आया ना करंट, मीटर से करंट आया है ऐसे, ग्राउंड है ना, ये टर्मिनल शॉर्ट है आपस में तीनों के तीनों। समझ आ रही बात? मीटर से करंट कहाँ यस जाता है, सर। कलेक्टर की तरफ। तो क्या ये करंट जो है वो इनटू द सिस्टम ही है, ये आई नॉट ही आउट ऑफ द सिस्टम है? इनटू द सिस्टम है। हाँ, यहाँ से मीटर से करंट निकल के कलेक्टर में जब जाएगा इनटू द सिस्टम होगा, तो इसलिए हम आई नॉट के साथ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारी कन्वेंशन जो है उसको फॉलो कर रहा है। क्लियर है सर। अब हमने अपना एनालिसिस करना है, कुछ फार्मूले ड्राइव करना है। अब क्या करना, क्या होता है जब सर्किट ये बन जाता है तो कलेक्टर बेस और मीटर टर्मिनल की जगह वो मॉडल रखना है, जो मॉडल कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का बना है। तो इस सर्किट को ज़रा गौर से देखें, कलेक्टर बेस और मीटर की जगह आपने वो मॉडल रख दिया। तो ये वो मॉडल रख दिया, देखें ये बेस कलेक्टर और मीटर की जगह मॉडल रख, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, और ये सारा कौन सा नीचे, एमिटर टर्मिनल। ये कलेक्टर टर्मिनल नज़र आ रहा है, ये वाला बेस टर्मिनल नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला कौन सा सारा, यस सर। नीचे वाला सारा ग्राउंड है। ठीक क्लियर है ये चीज़? है सर। ओके। यस सर। तो ये देखें, ये जो शेडेड ब्लू एरिया है इस पे पहले लगा हुआ था सिंपल ट्रांजिस्टर, अब उसकी जगह उसका मॉडल रख दिया कॉमन एमिटर का, और उसमें ये देखें बीटा आर ई रेजिस्टेंस ये वाली होती है इनपुट साइड पे, और ये एक करंट सोर्स होता है जो बीटा आई बी होता है, क्योंकि कलेक्टर करंट आ रहा है ना वो बीटा आई बी के इक्वल होता है, और साथ ही आर नॉट रेजिस्टेंस भी आ जाती है जो कि आउटपुट इनपुट रेजिस्टर हम उसे कहते हैं। समटाइम ये जीरो भी होती है तो ये निकल जाएगी एनालिसिस में से, अगर आर नॉट जीरो ना हो तो ये रहेगी। तो ये अब सर्किट बन गया, कोई मुश्किल काम ही नहीं इसमें। अब आपको कोई कि जेड आई क्या होगी, तो सिंपल ये दोनों इम्पिडेंसेस आपस में पैरेलल में है, वो जेड आई के इक्वल होगी। यहाँ पे जो इम्पिडेंस नजर आ रही है वो क्या होगी, आर बी इन पैरेलल विद बीटा आर ई, जेड आई ये हो जाएगी आर बी इन पैरेलल विद बीटा आई ई। और अगर वो कह रहा है कि आर बी इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा आर ई, यानी आर बी जो आप बेस और ग्राउंड के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो 10 टाइम ग्रेटर है बीटा आर ई से, तो फिर इनपुट इम्पिडेंस बीटा आर ई के इक्वल ही आ जाएगी, प्रोवाइडेड दैट आर बी इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा आर ई। ये क्लियर है बात? यस सर। तो जब भी आप कोई इनपुट साइड पे इम्पिडेंस निकालते हैं ना तो आप इस तरह निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली आउटपुट साइड पे आप देखें, जब आपने इम्पिडेंस निकालनी है तो ये दोनों इम्पिडेंसेस आपस में पैरेलल में है, आर नॉट इज इन पैरेलल विद आर सी, यानी आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। और अगर आर नॉट जो है वो 10 टाइम्स इक्वल टू या ग्रेटर हो आर सी के, तो जेड नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, आर सी के। आर ये तो सी। आपको पता ही ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है
आंसर उसके करीब तरीन आता है। तो आर सी अगर बहुत बड़ी है, आर नॉट इज मच लार्जर देन आर सी, 10 टाइम लार्जर है आर सी से आउटपुट इम्पिडेंस, ये दोनों पैरेलल में ना, तो जेड नॉट आर सी के इक्वल आ जाएगी। तो हमने इनपुट इम्पिडेंस भी फाइंड कर ली, आउटपुट इम्पिडेंस भी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो इस सर्किट से आप मुझे बताएं आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन सकता है। बताएं भाई जल्दी जल्दी। आउटपुट किसके क्रॉस में ले रहे हैं हम? सर वी नॉट के। और आर सी दोनों पैरेलल में ना, वी नॉट और आर सी। जी सर। ऐसे ही है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो अगर आई नॉट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर सी तो वी नॉट नहीं आ जाएगा भाई? ओहम्स लॉ, लग गया। आर सी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा। यस सर। तो वो आई नॉट को आर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब आई नॉट ही आई सी है और आई बिल्कुल। सी बीटा आई बी है, ठीक है। आई नॉट ही क्या है? आई सी, और आई सी किसके इक्वल है? बीटा आई बी के। तो जी सर। इसलिए ये आप लिखें आई सी, मैं कह रहा था आई नॉट को आर सी से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये तो कुछ और ही किया हुआ है। आई नॉट तो बीटा आई बी के इक्वल है। वी नॉट इज इक्वल टू आई सी इंटू आर सी। या सिंपल, या आप इस तरह करें, इन दोनों को पहले पैरेलल में सॉल्व कर लें, एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसके क्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी वी नॉट ही होगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है जो बुक वाले ने किया है कि आर सी का पैरेलल निकाल लिया आर नॉट के साथ, और चूंकि हमने कह दिया है कि अगर आर नॉट जो है वो 10 टाइम ग्रेटर है तो आर सी से, तो इन दोनों का पैरेलल जो रिजल्ट है वो आर सी ही होता है। तो आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट को मैं सिर्फ आर सी लिख सकता हूँ, यस। और आई नॉट की जगह मैं बीटा आई भी लिख सकता हूँ, यस। लेकिन ये माइनस कहाँ से है? ये माइनस कहाँ से है, कोई बता सकता है? एनीवन? गौर से देखें सर्किट को दोबारा। क्या ख्याल है? इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके, ऑपोजिट। जी जी। इन दोनों को यस सर। पैरेलल में सॉल्व करके जो इम्पीडेंस आएगी वो आर सी ही होगी, क्योंकि हमने ये ज्यूम किया कि आर नॉट इज मच लार्जर देन आर सी। तो इन दोनों का पैरेलल में जो आर रिजल्ट सी। आर सी में से जो करंट गुजरा है वो आई नॉट है, वो आई सी ही है, और वो बीटा आई बी के इक्वल। लेकिन माइनस साइन क्यों है? तो ये भी इनटू द सिस्टम है। तो ये माइनस इस वजह से नहीं है, ये माइनस किसी और वजह से, वो इस वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज जो आउटपुट ले रहे हैं वो प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, ठीक है। लेकिन जी करंट ग्राउंड से जब जाता है, ये ग्राउंड से आ रहा है ना, ये करंट ऐसे। जी सर। यस सर। तो अगर करंट कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ आ रहा होता है तो फिर हम माइनस ना लगाते। ये करंट चूंकि ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आउटपुट वोल्टेज के साथ नेगेटिव। क्या लगाएंगे? माइनस साइन। क्योंकि इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगी उसकी पोलैरिटी होगी माइनस ऊपर होगा, प्लस नीचे होगा। माइनस ऊपर होगा, प्लस क्या होगा? नीचे होगा। क्योंकि ये जो आई नॉट करंट है वो रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल पे एंटर हो रहा है ना, नीचे वाले में एंटर हो रहा है या ऊपर वाले में एंटर हो रहा है? गौर से देखें, ये ऊपर। नीचे वाले में एंटर हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है यहाँ से करंट आई नॉट। तो रेजिस्टेंस
उसके क्रॉस जो पोलैरिटी है उसका जो रूल है सर्किट एनालिसिस में वो ये होता है कि जिस टर्मिनल में रेजिस्टेंस के जिस टर्मिनल में करंट एंटर हो वहाँ पे प्लस साइन आता है, दूसरे की जगह पे क्या आता है माइनस साइन। तो इधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस आ जाएगा, लेकिन आउटपुट में प्लस इधर है माइनस नीचे है, तो ये दोनों जो पोलैरिटीज हैं ये एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है इनकी नहीं है, तो इसलिए आउटपुट के साथ क्या आ जाएगा माइनस। माइनस आ गया, लेकिन हमें पता है आई बी किसके इक्वल होता है, दोबारा आ वी जाए आई आप, डिवाइडेड यहाँ पे जो वोल्टेज है बेस टू ग्राउंड वो क्या वी आई, तो वी आई ओवर बीटा आर ई, ये किसके इक्वल है आई बी के इक्वल, आई बी। क्योंकि आई बी जो है वो बीटा आर ई में से गुजर है और बीटा आर ई के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आई ई है, तो बाई ओहम्स लॉ आई बी फिर क्या हो जाएगा वी आई ओवर बीटा आर ई, वो आपने लिख दी है। तो आई बी की जगह आपने क्या लिख दिया वी आई इंटू बीटा आर, इस इक्वेशन में ये लिख दिया आपने। तो ये देखें आउटपुट की ये इक्वेशन बन गई है, आर सी की जगह आप आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट की जगह आप सिंपल आर सी लिख सकते हैं, अगर आर नॉट इज 10 टाइम ग्रेटर देन आर सी। तो यहाँ से हम गेन निकाल लेते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या निकाल लेते हैं गेन। गेन क्या होता है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज की रेशियो है, वोल्टेज गेन निकल आएगा ना, ये वी आई को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट डिवाइडेड बाई ये छोटी रेजिस्टेंस आर ई, जिसका फार्मूला आपको पता है 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई होता है। तो ये गेन आ गया आपके पास, गेन का ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कैसे है क्लियर है ना, ये हाँ जी क्लियर है ये। यस सर। आई बी की वैल्यू पुट की है ना यहाँ पे आपने, वी आई ओवर बीटा आर ई, वो पुट कर दी, बीटा बीटा से कैंसल आउट हो गया, आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट रह गया और वी आई को हम उस तरफ जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया, और वी नॉट ओवर वी आई आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज ही वोल्टेज गेन होता है, तो वो क्या हो जाएगा आर सी ओवर आर नॉट ओवर आर ई। और अब अगर आर सी जो है वो मच आर नॉट इज मच मच लार्जर देन आर सी, तो आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट का रिजल्ट हम आर सी ही लिख सकते हैं। तो ये देखें कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो गेन है वो कितना सिंपल आ गया, माइनस आर सी ओवर स्मॉल आर ई, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखें फेज रिलेशनशिप, आउटपुट देखें आउटपुट वोल्टेज सर माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है या आ रहा है, आ रहा है सर। ये शो करता है इनपुट वोल्टेज का जो फेज होगा, इनपुट वोल्टेज ये देखें स्मॉल सी क्यूट सी इनपुट वोल्टेज है मिली वोल्ट में होगी, आउटपुट वोल्टेज इनहेंस्ड है लेकिन फेज शिफ्ट 180 का है, वो क्यों है, ये माइनस साइन ये शो करता है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड देखें इनहेंस्ड हो गया, कितना कितने टाइम इनहेंस हो गया है, ये वोल्टेज गेन बताता है, क्योंकि ये वोल्टेज गेन यही बताता है ना कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन टाइम्स इनपुट वोल्टेज, और अगर गेन 10 है लेट से और इनपुट वोल्टेज आपकी थी लेट से 200 मिली वोल्ट, तो इस तरह आपके जो आउटपुट पे वोल्टेज आ जाएंगे वो 200 मिली वोल्ट इन 10 टाइम्स इंटू 200 मिली वोल्ट आएंगे, तो इनहेंस्ड हो गए आउटपुट वोल्टेज आए। ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं ये वाली, एनीवन के कॉमन मीटर, तो दोबारा सर, दोबारा बता दें। ये देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज के साथ माइनस आ रहा है, यस सर, बिल्कुल आ और रहा है। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में एक रिलेशनशिप भी है गेन के थ्रू, जी। इसे हम गेन कहते हैं। तो इसका जो यस सर। वोल्टेज गेन है वो कोई रेशियो होगी, वो कोई राउंड नंबर, वो कोई नंबर होगा, कोई 15 हो सकता है 20 हो सकता है, पॉइंट्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशन लेस होगा। तो इनपुट जो भी है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी आपके पास, लेकिन आउटपुट वो यस। माइनस साइन उसके साथ होने का मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज की जो शेप होगी उसे 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे आप, क्या कर देंगे आप फ्लिप, 180। इसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल,
और यहाँ पे जो नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन मैग्नीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि एम्पलीफाई हुआ है ना, एम्पलीफायर के तौर पे हम यूज़ कर रहे थे हम यस सर। बीजेडी को। तो ये अब अब इसकी क्लियर हो गया। एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन आर ई फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 5.25। ये आर ई फाइंड करना है आपने। फाइंड जेड आई इनपुट इम्पीडेंस विद आर नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आर नॉट इन्फिनिटी है, यहाँ पे आर नॉट बहुत ज़्यादा है। जो आउटपुट साइड पे आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। वोल्टेज गेन फाइंड करें विद आर नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, तीन चीज़ें ये होगी। रिपीट्स पार्ट सी एंड डी पार्ट को करें जब आर नॉट इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि आर नॉट कितनी है, 50 किलो ओहम्स। ठीक है, वो हम बाद में देखें। तो ये सर्किट है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कैपेसिटर्स को क्या करना है आपने, शॉर्ट कर दें। और वोल्टेज सप्लाई को क्या करना है, ये भी ग्राउंड कर देनी। ठीक है, तो ये सर्किट यस सर। जो बनेगा वो ये जो होगी 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो बेस के साथ कनेक्टेड है, ये नीचे इस तरह आ जाएगी। ये 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस ये आरसी है, ये इस तरह दूसरी साइड पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप कलेक्टर, बेस और मीटर की जगह मॉडल रख देंगे। आप अपना क्या रख देंगे, मॉडल, मॉडल। जो इस केस में उसने नहीं रखा हुआ बहरहाल। तो देखिए सोल्यूशन के लिए वो सबसे पहले डीसी एनालिसिस करता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि चैप्टर 5 में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व आपने करनी है तो डीसी एनालिसिस भी करना है और एसी एनालिसिस। क्योंकि डीसी एनालिसिस क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने आर ई फाइंड करनी है ना। आर ई इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई। और आई ई कहाँ से आएगा, बीटा टाइम्स आई बी करेंगे तो आई ई आ जाएगा। तो इसलिए हमें आई बी फाइंड करना पड़ेगा। बेस करंट जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा डीसी एनालिसिस से। तो वो वही एनालिसिस है। आप इनपुट साइड पे वो क्या होगा, 12 माइनस वी बी ई। यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं, अगर आपने ये वाला करंट है ना यही आएगा। इस तरफ तो ओपन सर्किट हो गया ना, अगर डीसी एनालिसिस जब करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ये कैपेसिटर भी ओपन हो जाएगा, ये कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। डीसी एनालिसिस के केस में अगर आपने ये आरबी में से जो करंट होगा वो आई बी होगा, वो फाइंड करना है। तो आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज 12 है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इससे, नेगेटिव ग्राउंडेड है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बेस टू मीटर ही है। तो वी 12 माइनस बेस टू मीटर आपको पता है 0.7 है, तो वो कर दिए डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, तो ये आई बी आ जाएगा। और आई ई फिर क्या होता है, बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। तो वहाँ से आई ई भी आ जाएगा। और फिर आर ई क्या होता है, 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई। तो ये 10.71 आर ई आपका निकला है। तो सिर्फ आर ई निकालने के लिए आपने इस पूरे सर्किट का डीसी एनालिसिस भी किया है। ठीक है, क्योंकि आर ई के लिए आपको चाहिए आई ई और आई ई के लिए चाहिए आपको आई बी। तो हमने छोटा सा डीसी एनालिसिस भी कर लिया। अब आपको पता ये कॉमन मीटर है, तो उसमें इन कलेक्टर, बेस और मीटर पे जब आपने मॉडल इंसर्ट किया तो आपको पता है जो बेस करंट है वो जो जिस इम्पीडेंस में से गुजरता है वो बीटा आर ई होती है। तो बीटा आर ई जेड आई होती है। जेड आई क्या होती है, बीटा आर ई, नहीं बल्कि पहले आपने बीटा आर ई फाइंड कर ली। बीटा आर ई के साथ पैरेलल में जो आर बी आ जाए तो उन दोनों को सॉल्व करें। जैसे ये सर्किट बना हुआ है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। बीटा आर ई इन पैरेलल विद आर बी क्या है, जेड आई। ठीक है, हमने आर ई निकाला है पहले डीसी एनालिसिस से, बीटा गिवन है पहले ही, तो बीटा आर ई निकल आएगा। उसको आर बी के साथ पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो जेड आई आ जाए। वही हमने किया, बीटा आर ई निकाल लिया। बीटा 100 था, 100 टाइम 10.71, तो ये 1 किलो ओम के राउंड अबाउट बीटा आर ई आ गया। जेड आई क्या होता है, आर बी इन पैरेलल विद बीटा आर ई। 470 इन पैरेलल विद बीटा आर ई, वो 1.07 ही आ गया जो रिजल्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम। देखिए आप, ये जो आर बी थी ये 470 थी और बीटा आर ई जो थी वो 1.071 थी। तो रिजल्ट भी 1.0 के करीब ही आया। क्यों आया, क्योंकि बीटा आर ई इज 10 टाइम्स और मोर स्मॉलर देन आर बी। तो
इस केस में जेड आई बीटा आर ई के इक्वल ही होती है, जो पीछे हम देख के आ रहे हैं। हाँ भाई मुकीद। जी सर, मैंने आपसे कहना था कि मेरे एरिया के अंदर ना इंटरनेट के थोड़े से कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो समहाउ अगर मेरा दोबारा से ये लॉग आउट हो गया ना आईडी, तो फिर आप समझ जाइएगा कि मेरे इंटरनेट के इश्यूज आ रही है। ठीक है ना सर, मैंने कहा आपको एटलीस्ट मैं बता दूं। कोई मसला नहीं। तो ये ओके जेड आई भी आपने फाइंड कर लिया, और क्या करना था, जेड नॉट। जेड नॉट आपको पता है आर नॉट इन पैरेलल विद आर सी था। आर नॉट अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इन पैरेलल विद एनी रेजिस्टेंस का रिजल्ट वही होता है जो साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है। लेट्स से 100 ओहम के साथ पैरेलल में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, 100 ओहम। तो जेड नॉट असल में फार्मूला क्या बनता है, अगर आप दोबारा वापस जाएं जो हमारे पास ये आर नॉट जेड नॉट यहाँ पे है ना, आर नॉट इन पैरेलल विद आर सी है। आर नॉट अगर इन्फिनिटी है तो उसको पैरेलल में जब आर सी के करेंगे तो रिजल्ट आर जेड नॉट का आर नॉट आर सी ही आएगा। ठीक है, तो जेड नॉट इज इक्वल टू आर सी, वो हमें पता है पहले ही 3 किलो में 3 किलो हमने रख दिया। अब जो है गेन, इन्फिनिटी के ऊपर गेन आपको पता है, अगर इन्फिनिटी ना होता जेड नॉट तो गेन होना था माइनस आर सी पैरेलल विद आर नॉट ओवर आर ई, ये फार्मूला होना था। लेकिन चूंकि ये गेन जो है वो हम आर नॉट इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, तो आर सी इन पैरेलल विद आर इन्फिनिटी आर सी ही रह जाएगा, और माइनस तो साथ वैसे ही आ रहा है जो हमारे पास फार्मूले से आ रहा है। डिवाइड बाई आर ही करेंगे तो ये गेन देखें माइनस 280.11। सो ये जो 280 टाइम्स इनपुट आपकी जो है वो एम्पलीफाइड हो जाएगी। तो अगर आप इनपुट सिग्नल आपका 200 मिली वोल्ट है, तो 200 मिली वोल्ट को 280 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन माइनस साइन ये शो करता है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। अब पार्ट डी में ये था कि इंक्लूड आर नॉट, अब 50 किलो हम लेना है, इन्फिनिटी नहीं लेना। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। तो जेड नॉट के लिए फार्मूला आर नॉट पैरेलल विद आर सी होता है, तो हमने आर नॉट को अब इन्फिनिटी लिखा है बल्कि 50 रखा है, तो उस केस में ये 2.83 आया है जेड नॉट। वो भी जब आर नॉट इन्फिनिटी था उस वक्त जेड नॉट 3 किलो ओम आया था, क्योंकि आर सी के इक्वल आया था। अब जो है वो थोड़ा सा कम आ गया, आउटपुट इम्पिडेंस थोड़ी सी कम आई है। उस वक्त Yes, गेन जो था वो सिंपल माइनस आर सी ओवर आर ई था, और वो माइनस 280.11 था। अब जो है वो गेन थोड़ा सा कम हो गया और माइनस 264.24 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सर एक बात पूछनी थी। कहते हैं कि नेगेटिव साइन जितना भी छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, तो फिर यहाँ पे -264 बड़ा नहीं होगा? ये नेगेटिव क्योंकि छोटी साइन, वैल्यू है ना। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए है कि आपकी जो आउटपुट है वो फ्लिप हो गई है, फेज शिफ्ट उसमें इतना आया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये छोटा हो गया आउटपुट 280 टाइम्स आउटपुट। ये जो -280 है, इसका मतलब ये है कि आपकी आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट जो वोल्टेज है वो 280 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगी इनपुट से, और माइनस सिर्फ ये शो करता है कि वो फ्लिप्ड होगी 180। तो जब आप आर नॉट को अब आगे समझ। इन्फिनिटी नहीं रखते, कोई और वैल्यू रखते हैं, तो गेन आपका हमेशा कम हो जाता है। ये नहीं आपने कहना कि गेन ज्यादा हो गया। कम होने का माइनस साइन सिर्फ यहाँ पे इसलिए है कि आउटपुट फ्लिप हो गई है, लेकिन आउटपुट की मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है ना, 280 टाइम्स है, 280 है। गेन जो है वो 280 है। माइनस साइन सिर्फ गेन के साथ ये शो करता है कि आउटपुट आपकी फ्लिप्ड होगी 180 डिग्री। ठीक है ये बात? तो अगर यस जितनी सर। आप इम्पिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना आपका गेन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी आप आउटपुट इम्पिडेंस यानी आर नॉट जो है उसकी वैल्यू कम करते जाएंगे उतना आपका गेन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए आर नॉट को ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं ताकि आपका गेन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिमिलरली इधर वोल्टेज डिवाइडर बाय कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी हमने इसी तरह जो है वो एनालिसिस करना है। तो आज एक जैसा ही काम है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है उनका सिर्फ एनालिसिस करी जाना, एनालिसिस करी जाना, और कोई काम नहीं है। मॉडल हमारे पास बन गए थे, तो उनको मॉडल को वहाँ पे रखना है और एनालिसिस कर लेना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको जब आपने एसी एनालिसिस के लिए यूज़ करना तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। और जब ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये जो एमिटर बाईपास हो जाएगा। बाईपास हो जाएगा, यस और सर। ऊपर से ये ग्राउंड हो जाएगा। जब ये ग्राउंड हो जाएगा तो R1 इन पैरेलल विद R2 नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा सर। ठीक है, सर्किट आपको पता है किस तरह बांधा होगा, और ये आरसी आउटपुट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, ये देखें उसने R1 इन पैरेलल विद R2 को R प्राइम लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये R1 इन पैरेलल विद R2 हो गया था ना। और यस पैरेलल सर। में सॉल्व आप कैसे करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस को प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ठीक है, यस सर। तो इस सर्किट को आप इस शेप में लिख सकती हैं। ये मॉडल भी इंसर्ट कर दिए, जो बंदा इस सर्किट से ये बना लेगा वो सॉल्व कर गया समझो। इस सर्किट से ये कैसे है ये बस पूछें आप, ये कैसे बन गया है वो क्लियर करें, बाकी खुद ब खुद हो जाए। ये सर्किट और ये सर्किट, इससे ये कैसे बना है, दिस इज आवर मेन गोल, ये सीखना। सोचें जरा 2 मिनट। पैरेलल हो गया ना वी इनपुट में, वोल्टेज इनपुट में पैरेलल लग गया। पहले सिंगल आ रहा था रेजिस्टेंस, अब पैरेलल में आ गई है। ये VCC को जब आप ग्राउंड करेंगे तो R1 भी ग्राउंड हो जाएगी, RC भी क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। क्योंकि जब आपने AC ने ऐसे यस करना सर। होता है, DC सप्लाई को ग्राउंड करना है, कैपेसिटर को शॉर्ट करना, तो VCC को जब ग्राउंड करेंगे R1 भी ग्राउंड हो जाएगी, RC भी ग्राउंड हो जाएगी। तो R1 ग्राउंड होने का मतलब R2 भी इधर ग्राउंड है, और वो R1 के साथ R2 कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल है क्योंकि इनके एंड नोड सेम है। R2 का एक नोड यहाँ पे, R1 का भी एक नोड यहाँ पे, इन दोनों का दूसरा नोड का है, R2 का दूसरा नोड ग्राउंड है और R1 का भी दूसरा नोड ग्राउंड है, तो ये R1 और R2 ग्राउंड है, पैरेलल हो गई। यस सर। और इधर Z इनपुट नजर आ रही होगी यहाँ पे, और ये इनपुट करंट नजर आ रहा होगा, ये इनपुट वोल्टेज है उसी तरह। ये टर्मिनल बेस है तो ये बेस हमने लिख दिया, ये टर्मिनल एमिटर है, एमिटर ग्राउंड है तो ये हमने ग्राउंड सारा कर दिया, और ये कलेक्टर है, और इन कलेक्टर मीटर और बेस की जगह ये मॉडल दोबारा रख दिया आपने। मॉडल, ये जो शेडेड ब्लू एरिया है ये मॉडल ही रखा हुआ है ना वहाँ पे। ठीक है, ये यस मॉडल सर। बात समझ में आ के नहीं, कि जी सर आ गया। जहाँ पे ट्रांजिस्टर होगा उसकी जगह आपने उसका मॉडल रख देना। तो ये बेस, जैसे ये बेस कलेक्टर और मीटर की जगह ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी जगह अब आपने बेस कलेक्टर और मीटर जो कि ग्राउंडेड है उसकी जगह आपने उसका मॉडल रख दिया। तो कॉमन मीटर में जो बेस करंट है वो बीटा RE में से गुजरता है, और कलेक्टर करंट तो उसी तरह आपको पता होता है बीटा IB होता है, तो इसलिए करंट कंट्रोल करंट सोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये IB इसको कंट्रोल कर रहा है ना कलेक्टर करंट को, इस, और वो कलेक्टर करंट को हमने रिप्रेजेंट किया है एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स। और इसी तरह ये आउटपुट साइड में इम्पीडेंस हमेशा होती है वो R0 होती है, और ये RC जो था ये जब ग्राउंड हुआ तो ये भी आउटपुट साइड पे इस तरह आ गया। RC में करंट जो है ग्राउंड से RC की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से भी आपने RC में जो करंट है वो I0 वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ मीटर की तरफ आ रहा है, कलेक्टर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन मीटर है, तो ये सारा जो बेस है, ये जो ग्राउंडेड कॉमन पार्ट है वो मीटर है, मीटर से कलेक्टर की तरफ करंट जाता है ना BJT में। जब आप लूप कंप्लीट करते हैं तो मीटर से करंट कहाँ जाता है, कलेक्टर। तो ये मीटर से कलेक्टर में इस तरह जाए, कलेक्टर जिससे में गुजरा दोबारा यहाँ पे वापस आ गया, मीटर से करंट निकला और इधर वापस। तो और ये आउटपुट साइड है, यहाँ पे जो इम्पीडेंस नजर आ गई आउटपुट इम्पीडेंस नजर आ रही होगी, ये आउटपुट करंट है, ये भी इनटू द सिस्टम है, इसलिए करंट के साथ माइनस नहीं आएगा, और आउटपुट करंट IC है, लेकिन इसमें भी माइनस आएगा आउटपुट वोल्टेज के साथ, क्योंकि जो गिवन पोलैरिटी हमारी कन्वेंशनल वो प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे होता है, लेकिन इस केस में प्लस नीचे है माइनस ऊपर है, क्योंकि करंट जो है वो I0 वो RC को इस जगह RC के ग्राउंड टर्मिनल वाला जो ग्राउंड के साथ जो टर्मिनल उसमें एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, इधर माइनस बन जाएगा। तो RC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही V0 है ना, तो प्लस माइनस, ऊपर नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, लेकिन जो कन्वेंशन है उसमें हमारे पास प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे होता है, तो ये पोलैरिटीज एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखती, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज के साथ हम माइनस लगाएंगे। अब आप बताएं कि इसमें ZI का फार्मूला क्या बनेगा, कौन बताएगा भाई, इनपुट इम्पीडेंस का।
एनीवन? सर जी सर जी। ये पैरेलल होगा बीटा आर ई के, जेड जो आई आर का डैश हमने फॉर्मूला क्या निकाली थी बनेगा? ऊपर, आर डैश निकाली थी, वो पैरेलल होगा बीटा आर ई के। क्योंकि R1 R2 पैरेलल है, हाँ फिर R1 R2 बीटा आर ई के पैरेलल है। हाँ। तो R1 R2 को पैरेलल में हमने एक नाम दिया हुआ था, दोनों को पैरेलल में जब सॉल्व करें तो आर यस सर, प्राइम आर डैश वही आर आता है। डैश इन पैरेलल विद बीटा आर ई, ये आपका जेड आई नहीं हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जेड आई आ गया। जेड नॉट फिर वही होगा आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट, ठीक है, जेड नॉट तो वही होगा। और फिर रह गया यस सर, सेम। आउटपुट वोल्टेज निकालना, ये देखें जेड आई उसने निकाला हुआ, ये देखें आर प्राइम इन पैरेलल विद बीटा आर, जेड नॉट आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट है। और अगर आर नॉट बहुत ज्यादा है तो आपको पता है आर जेड नॉट किसके इक्वल आ जाता है? आर सी के इक्वल ही आ जाता है। जैसे इस केस में भी अगर क्या नाम है आर प्राइम जो है वो काफी ज्यादा है बीटा आर ई से, तो जेड आई बीटा आर ई के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज उसी तरह आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट, एक रेजिस्टेंस बनेगी और करंट जो गुजर रहा होगा उसमें से वो आई नॉट होगा जो कि आई सी के इक्वल है, जो कि बीटा आई बी भी है। तो आप लिख सकते हैं कि बीटा आई बी मल्टीप्लाइड बाई आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। बीटा आई बी कौन सा करंट होता है, कौन सा करंट है ये बीटा आई बी? सर बेस करंट। नहीं नहीं, बेस करंट तो आई बी है ना, आई नॉट ही असल में बीटा आई बी है, क्योंकि ये देखें यस सर, वो ये एंटर हो रहा है ना उसके अंदर। हाँ यस ये सर। आई सी एंटर हो रहा है और ये बीटा आई बी नहीं बन जाता। ये करंट यहाँ यस से सर, जो आ रहा है इधर वो बीटा आई बी है। ओके हो गया सर। वो इन दोनों के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस बनेगी उसमें से वो करंट फ्लो कर रहा होगा और वो बीटा आई लो बी हो हो। गए दोनों। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बन जाएगी ना, वो आर सी की इधर लगा दें आप, इसको खत्म कर दें आर नॉट को, इधर ही रेजिस्टेंस बन गया आर सी इन पैरेलल विद लिख लें आर नॉट, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नॉट है और वही बीटा आई बी है। तो आउटपुट वोल्टेज जब आपने लिखना है तो इस रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में बनी थी वो क्या थी? आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। उस रेजिस्टेंस में से फ्लो करने वाला करंट जो है उसको मल्टीप्लाई करें बाई ओहम्स लॉ, वो आपका आंसर हो जाता है वोल्टेज का। तो ये वोल्टेज का आंसर हो गया। माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगाया कि पोलैरिटी मुताबिकत नहीं रखती, इधर प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, लेकिन इस जो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बॉटम से टॉप की ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, तो प्लस नीचे आ जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये पोलैरिटीज एक दूसरे के उलट हो गई, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज के साथ माइनस आपने लगाया। और बीटा आई भी आपको पता है उसी तरह जिस तरह पिछली कॉन्फ़िगरेशन में किया था, बेस करंट किसके इक्वल है? इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये आई बी किसके इक्वल है? यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं बेस और ग्राउंड के बिटवीन? बीटा आर ई के सर वी आई डिवाइडेड बाय बीटा ये पैरेलल में ना, आर ई। ये तीनों पैरेलल में, उनके क्रॉस यस वोल्टेज सर, क्या होगा? वी आई ही होगा ना। हमें चाहिए वी आई। यस सर। आर ई के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वो वी आई ही है। तो वी आई और रेजिस्टेंस वो आई बी के इक्वल होगा। तो आई बी की जगह आप क्या लिखेंगे? वी आई ओवर बीटा आर ई। बीटा आर ई करेंगे वहां पे बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, सेम इसका रिजल्ट भी तकरीबन वही है जो पिछले सेम आएगा। कॉन्फ़िगरेशन में, गेन वही आएगा, यस सर। रिजल्ट भी वही आएगा। फेज रिलेशनशिप, इसमें भी आउटपुट वोल्टेज जो है नेगेटिव साइन आ रही है ना गेन के साथ, ये शो करती है कि आउटपुट वोल्टेज फ्लिप्ड आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लिप। तो इसमें भी उसी तरह फॉर द नेटवर्क आर ई फाइंड करो। आर ई के लिए आपको पता है आपको लगाना पड़ेगा क्या? आई ई फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले डीसी एनालिसिस करना है तो ये ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस अब शॉर्ट नहीं होगी, ये प्रेजेंट रहेगी 22 ऊपर। बाईपास हो जाएगा।
ठीक है। तो यस सर। आपने फाइंड करना है अब आई ई, ठीक है, आई ई फाइंड। तो ये कंडीशन एक वोल्टेज डिवाइडर बायस की थी हमारे पास, अगर आपको याद हो। अगर बीटा आर ई 10 टाइम ग्रेटर हो R2 से, जो कि R2 ये वाली रेजिस्टेंस है जो बेस और ग्राउंड के बिटवीन है, और आर ई ये वाली रेजिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाना है, अदरवाइज आपको थेवेनिन मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? थेवेनिन इक्विवेलेंट, जो डीसी एनालिसिस में आपने किया था। उसमें हमने फिर अज्यूम किया था कि जी क्योंकि बेस की तरफ करंट बहुत कम होता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सीरीज में हो जाएंगी। ठीक है, वो अजम्पशन थी हमारी। यहाँ फिर आपने क्या करना होता है, थेवेनिन थ्योरम लगाना था। तो इसमें सबसे पहले हम वो कंडीशन यूज़ करेंगे जिससे हम अप्रॉक्सीमेट मेथड लगा सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? बीटा आ रही है अगर 10 टाइम 10 R2 से ग्रेटर हो, तो बीटा आर ई बनता है 90 इंटू 1.5 135, और 10 R2 बनता है 82। सो बीटा आर ई इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स R2। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस लगाने के लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ज्यूम कर सकते हैं, और आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं इस 8.2 के क्रॉस। वो असल में बेस टू ग्राउंड वोल्टेज होंगे, वो वी होंगे। तो वी क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने दोनों सीरीज में ज्यूम कर लिए हैं। क्यों ज्यूम किए हैं? क्योंकि बीटा आर ई जो है वो 10 टाइम्स R2 के इक्वल है। ये आर ई है, और बीटा गिवन है 90। बीटा टाइम्स आर ई इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R2। 10 टाइम्स ऑफ R2 बनता है 82, और बीटा आर ई बनता है 135। 135 जो है वो 10 टाइम्स R2 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस आप लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में ये R1 और R2 दोनों सीरीज में हो जाती हैं, और अगर आपने R2 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने हैं जो कि असल में बेस टू ग्राउंड वोल्टेज होंगे, तो वो क्या होंगे? बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में हम आपने ज्यूम कर लिया, इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज 22 है। तो अगर आपने इसके क्रॉस फाइंड करने हैं तो 8.2 ओवर 56 प्लस 8.2 मल्टीप्लाई बाई 22 करेंगे तो वी आ जाएगा। वी क्या आ जाएगा? 8.2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यानी 56 प्लस 8.2 इंटू 22। तो आपके पास बेस वोल्टेज भी आ गए। अब तो जब बेस वोल्टेज आ गए हैं तो अब हम एमिटर वोल्टेज भी फाइंड करते हैं। वेरी इजी। ये जो बेस वोल्टेज है इट इज सम ऑफ बेस टू मीटर वोल्टेज प्लस मीटर टू ग्राउंड वोल्टेज। ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए मीटर टू ग्राउंड वोल्टेज ताकि हम ये आई ई फाइंड कर सकें। तो वही हमने कर दिया, वी ई प्लस वी बी ई। ये माइनस वी बी ई उधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू बेस टू ग्राउंड वोल्टेज, और अगर आपने मीटर टू ग्राउंड निकालने हैं तो वी बी में से वी बी ई निकाल देंगे तो 2.11 आ जाएंगे। अब आई ई क्या हो जाएगा? सिंपल, जब आपको मीटर टू ग्राउंड वोल्टेज पता चल गए हैं और ये रेजिस्टेंस भी पता है, तो इस रेजिस्टेंस में से जो करंट निकल रहा होगा बाय ओहम लॉ वो क्या होगा? वी ई ओवर आर ई। तो वी ई ओवर आर ई करने से आपको ये करंट मिल गया। अब जब आई ई आ जाएगा तो आप ये आर ई निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई। ये फार्मूला हमारा आर ई का, वो 18.44। ये सारा जो हमने काम किया है सिर्फ आर ई निकालने के लिए। अब हम वापस अपने एनालिसिस में आएंगे। उसी तरह जेड आई किसके इक्वल थी? आर प्राइम इन पैरेलल विद बीटा आर ई। आर प्राइम क्या है? R1 इन पैरेलल विद R2, वो 7.15 था। जेड आई फिर निकला है आपका 1.35। इस तरह जेड नॉट जो है वो आर सी के इक्वल है अगर आर नॉट इन्फिनिटी है, क्योंकि पैरेलल विद आर नॉट था ना जेड नॉट, लेकिन आर नॉट अगर इन्फिनिटी है तो आर सी के इक्वल ही आ जाए, वो 6.8। और वोल्टेज गेन क्या होता है? फार्मूला क्या था? माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट ओवर आर ई। लेकिन चूंकि आर नॉट इन्फिनिटी है तो वो माइनस आर सी ओवर आर ई होगा, वो माइनस 368.76। गेन काफ़ी ज़्यादा आ गया। ठीक है,
सिमिलरली इसी तरह वो कहता है कि आर नॉट को आप इन्फिनिटी ना रखें, 50 रखें, तो उसी तरह हम अब जेड नॉट आर सी पहले भी तो आर नॉट था, अब आर नॉट की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 50, तो जेड नॉट जो है वो आर सी नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5.98 हो जाएगा, पहले 6.8। तो गेन भी उसी तरह थोड़ा सा कम हो जाएगा जब आपने आर नॉट को इन्फिनिटी नहीं रखना बल्कि 50 रखना है। तो गेन -3 टू 4.3 आया, पहले कितना आया था -368.76। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आर नॉट को आप बढ़ाते जाएं तो गेन आपका बढ़ता जाता है, आर नॉट को आप कम करते जाएं तो गेन आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यहाँ पे जो है वो हम 10 मिनट की ब्रेक रखते हैं, फिर इसके बाद आपसे दोबारा जो है वो, ठीक है, 10 मिनट बाद आ यस सर।